जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होकर जिंदाबाद होंगे और अपनी पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास, और इतिहास में हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं SSC-GD की, जो SSC-GD एग्जाम आने वाले मार्च और अप्रैल में। ओके, मार्च अप्रैल में जो एग्जाम आने वाले हम लोग उन लोग की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग में क्या कर रहे थे? हम लोग अभी इतिहास कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना। तो इतिहास में हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं? इतिहास में हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे थे। तो प्राचीन इतिहास का हम लोग मतलब एंडिंग तक आने ही वाले हैं। एंडिंग में कुछ एक दो चैप्टर बचे हैं, तो हम लोग एंडिंग पे आने वाले इतिहास पे। ओके, किसकी? प्राचीन भारत की में। ओके, बोल सकते प्राचीन इतिहास में। तो अब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं अभी हम ना। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग कहाँ तक आ चुके थे? हम लोग आ चुके थे पुष्यभूति वंश या थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। जैसे कहाँ पे था? वो था हरियाणा में। तो जैसे मैंने बताया पुष्यभूति, फिर उसके बाद इनके पुत्र हुए। जैसे आगे जाके दो राजा हुए। एक तो राजवर्धन और हर्षवर्धन, उनकी एक बहन थी जिसका नाम था राजश्री, है ना। तो ऐसे ऐसे शासक कौन कौन से हुए थे, वहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग जब हर्षवर्धन का पढ़ रहे थे ना, तो हर्षवर्धन के बारे में उनके दरबार में एक यात्री आया था। ये यात्री कौन था? वो था हिंगसांग। हिंगसांग उनके दरबार में एक यात्री आया था। वो यात्री कहाँ से था? वो चीन से आया था। तो उसको क्या कहा जाता? चीन का यात्री। ओके, चीन का यात्री या चीन का व्यक्ति। तो वो कहां से आया? चीन का यात्री। तो उसको राजकुमारों का यात्री भी कहा जाता था। किसका? राजकुमारों का यात्री। ओके, तो अब हम जानते हैं हेनसांग के बारे में कि हेनसांग के बारे में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बातें रही है उसके बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हेनसांग के बारे में लिखा है और हम जानते हैं उसके बारे में। तो हिंगसांग हिंगसांग कब से कब तक भारत में रहा? वो रहा कब से कब तक? 630 से लेके 645 तक। 630 से लेकर 645 AD तक रहा है भारत में। ओके, ये कहाँ का यात्री था? ये कहाँ से आया था? हिंगसांग आया था चीन से। कहाँ से? चीन से। हमारा जो अभी जिसके साथ हमारा ज्यादातर विवाद रहते हैं, एक तो पाकिस्तान है, उसके साथ तो रहता ही है, प्लस अब चीन के साथ भी जो हमारे विवाद रहते हैं। कोरोना का फैलाने का कारण क्या था? चीन। किसने फैलाया कोरोना? चीन ने। तो जिसके साथ हमारे विवाद हुए, उस समय हमारे विवाद नहीं थे। उस समय हम लोग सब लोग मिलके रहते थे, सब लोग अच्छे रहते थे। उस समय ये हमारे यहाँ पे आया, इसने जाना कि भारत में चलो चलते हैं, भारत के बारे में जानते हैं। भारत के बारे में इसने बहुत कुछ लिखा। इसने एक किताब भी लिखी है, अपनी किताब में इसके भारत का विवरण किया है, भारत के बारे में, भारत के राजाओं के बारे में विवरण किया है, भारत की अलग अलग जगह उनके बारे में इसने विवरण किया है। तो हम जानेंगे इसने क्या क्या लिखा, क्या क्या इसने उपलब्धियां रही है, कहाँ कहाँ ये घूमा है। ओके, तो जानते हैं ये आया था, चीन का यात्री था, चीन से आया था। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। मतलब यात्रियों का राजकुमार क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा यात्री में यही ज्यादातर आया है विदेश से। विदेश बोल सकते, उस समय का विदेशी था। अभी का विदेश हो तो उस समय का पड़ोसी देश, और अभी का पड़ोसी देश हो गया। इसको और इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज। प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज इसको कहा जाता है। किसको? हिंगसांग को। ओके, और इसको कहा जाता है, इसको एक उपाधि मिली है, क्या? शाक्य मुनि की। ये उपाधि इसकी एक शाक्य मुनि की उपाधि मिली है। अच्छा, इसकी तो शाक्य मुनि की है। मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं गौतम बुद्ध को पढ़ा रहा था, तो उनकी एक उपाधि थी। वो कौन सी उपाधि थी? वो थी शाक्य सिंह। उनकी कौन सी थी? वो शाक्य सिंह थी। इसकी क्या है? शाक्य मुनि की उपाधि। ओके, तो इसकी शाक्य मुनि की उपाधि है। इसे इसे और क्या कहा गया है? इसे तसांग कहा गया है। क्या कहा गया? तसांग। किसको? हिंगसांग को तसांग भी कहा गया है। okay? ये भारत में लगभग कितने वर्षों तक रहा? ये भारत में लगभग 630 से लेकर 645 तक रहा। लगभग 15 वर्षों तक भारत में इसने रहा है। ये 15 वर्ष तक भारत में रहा है। इसने 15 वर्षों में भारत के बारे में सब कुछ जाना, जितना ये जान सकता था उतना इसने जाना, और अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में इसने उसके बारे में विवरण किया। उस पुस्तक के बारे में हम लोग आगे जानेंगे, पहले इसके बारे में जानते हैं। ये इसने अपनी यहाँ पे रहकर कुछ पढ़ा भी है, इसने पढ़ाई भी करी है। ये 18 महीने नालंदा विश्वविद्यालय में इसने रह के पढ़ाई करी है। कहाँ पे? 18 महीने नालंदा विश्वविद्यालय, वर्तमान पटना, ओके, बिहार, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। ये महायान शाखा का अध्ययन किया। यहाँ पे जब ये रहा तो इसने, जैसे ये था ना बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म की एक शाखा थी महायान। बौद्ध धर्म की दो शाखा थी, एक तो हीनयान, एक महायान। तो इसने किसका अध्ययन किया? इसने किया महायान शाखा का अध्ययन। किसने? हिंगसांग ने महायान शाखा का अध्ययन किया। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में रह के। ओके, ये बात तो होगी इसकी अध्ययन की। ओके, अध्ययन में इसने क्या किया? वहां पे इसने जब अध्ययन कर रहा था तो इसने जाना, इसने अपनी पुस्तक में लिखा। इसकी पुस्तक नाम है सीयू की। ओके, सीयू की में इसने लिखा कि वहां पे क्या होता था ना, सीयू की पुस्तक में इसने लिखा कि वहां पे 5 5 और 1 का भप्पू चलता था।
बोल सकते हैं कि 5 1 का रेशो चलता था। 5 1 का रेशो कैसा कि 5 1 का रेशो उसने बताया कि 5 बच्चों पर एक शिक्षक, 5 बच्चों पर एक शिक्षक रहा करता था उस समय। तो अभी की स्थिति क्या रखी है, अभी की स्थिति में क्या है ना, अभी क्या है कि यहाँ पे एक शिक्षक और 30 40 30,000 ऐसे ऐसे बच्चे हैं। अब एक शिक्षक 30 या 30,000 बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, सब पे तो फोकस नहीं जा सकता उसका। अब यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है बच्चों की कि बच्चा कितनी अपनी उस चीज को लेता है, जो शिक्षक उसको बताता है वो कितनी अच्छे से उस चीज को लेता है। क्योंकि टीचर तो उसके लिए तो सारे बच्चे बराबर है, किसी बच्चों को तो पकड़ के पढ़ा नहीं सकता स्पेशली कि तुम्हें ये पढ़ा रहा हूँ, नहीं ना। उस समय तो चलो स्थिति अच्छी थी, उस समय की स्थिति बहुत अच्छी थी। उस समय एक टीचर 5 बच्चों को पढ़ाता, जिससे क्या रहता था कि 5 बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो फोकस टीचर को उन 5 बच्चों पे ही रहता था और 5 बच्चों का फोकस एक टीचर पे रहता था। तो बच्चों को भी ये डर था कि मैं ही 5 हूं तो पकड़ के मारेगा हमें अगर हमने नहीं पढ़ा तो, है ना। अभी क्या रहता है बच्चों पे, यार 30 बच्चे हैं, एक को पकड़ा 2 को पकड़ा 3 को मुझे छोड़ देगा, जो सबसे पीछे बैठता है वो बच के रहता है, पर पीछे वाला सबसे आगे निकलता है। बहुत बार ऐसा हुआ कि पीछे बैठने वाला बहुत बार आगे निकला है। ओके, कभी बार आगे जो बैठता है ना वो आगे बैठता है पर आगे कभी निकल नहीं पाता। ये बात बहुत रियल है और फैक्ट भी इस चीज में। आप लोग कभी भी देखना, कभी भी आप जब अपने क्लास में बैठे होगे ना तो आपने भी महसूस किया होगा कि जो बच्चा सबसे आगे बैठता है ना, आज वो बच्चा कहाँ है और आज आप कहाँ हो, है ना। तो कभी बार कुछ हर समय ऐसा नहीं होता, कभी बार ऐसा हो जाता है। ओके, तो हम बात कर रहे थे किसकी, शिक्षा नीति की। तो उस समय उनकी शिक्षा नीति बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी शिक्षा नीति थी। एक टीचर 5 बच्चे आराम से पढ़ सकते थे, माहौल भी अच्छा था, ज्यादा टीचर का फोकस ज्यादातर 5 बच्चों पे रहता था। अभी क्या है, अभी ऑनलाइन में तो खैर चलो चल जाता है कि ऑनलाइन में क्या है ना कि सबके पास अकेला अकेला वीडियो है तो हो जाता है। बच्चे की क्वेरी अगर कुछ होती है तो कमेंट में बच्चा पूछ लेता है, टीचर सॉल्व कर देते हैं। पर ऑफलाइन की स्थिति आप लोग देखिए, ऑफलाइन में एक स्टूडियो में करीब करीब 30 1 लाख बच्चे भरे होते हैं, इतने इतने बड़े बड़े स्टूडियो होते हैं बहुत से। और किसी किसी जैसे छोटे छोटे सेंटर चलाते हैं जो लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि सेंटर खराब है, मैं ये कह रहा मतलब स्थिति क्या है अभी। तो सेंटरों में क्या होता है, बच्चे एक बच्चा पढ़ रहा है, एक पर फोकस जा सकता है, पर 30 जब बच्चे पढ़ते हैं ना, या 300 बच्चे पढ़ते हैं, 500 बच्चे पढ़ते हैं, तो टीचर का फोकस सभी बच्चों पे उतना नहीं हो पाता जितना वो 3 बच्चों पे या 5 बच्चों पे होता है। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है। तो उस समय की शिक्षा नीति मुझे बहुत बेहतर लगती थी। अभी खैर ऑनलाइन का जमाना, तो अभी भी आपके लिए बहुत बोल सकते हैं मीडिया का युग है, तो यहाँ पे आप लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अभी आप लोगों को कुछ भी चीज मिलने ना, यूट्यूब पे चले जाओ भाई, सर्च करो, हर चीज मिल जाती है यूट्यूब पे। अगर उस पढ़ाई से संबंधित सीखना है यूट्यूब पे चले जाओ, एथिकल हैकिंग सीखना है यूट्यूब पे चले जाओ, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्व ज्यादातर यूट्यूब पे आपको मिल ही जाएगा। कुछ ही ऐसी है जिनका नाम मिले, बाकी ज्यादातर यहाँ से लेकर सुई से लेकर बम बनाने तक की सारी टेक्निक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, अवेलेबल है आराम से। ओके, ये बात में फैक्ट है इसमें। ओके, तो ये बात तो है इसके बारे में। तो ये बच्चे थे, इनमें एक शिक्षक 5 बच्चे, 5 और 1 का रेशो चलता था यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जब महायान, जब यहाँ पे बोल सकते नालंदा विश्वविद्यालय में, उस समय कुलपति कौन हुआ करते थे, उस समय कुलपति हुआ करते थे सीलभद्र। कौन कुलपति थे उसमें, कुलपति मतलब उसको चलाने वाला, उसका संचालक। अभी प्रिंसिपल होते ना जो, तो उस समय कुलपति हुआ करते थे। अभी हम प्रिंसिपल बोलते हैं, उनको कुलपति बोलते थे उस समय। अभी हम प्रिंसिपल को कुलपति बोल सकते हैं क्योंकि उसकी जो देख रहे मतलब उसकी सारा जिम्मेदारी उसके ऊपर आ रखी है। प्रिंसिपल होता क्या होता है, प्रिंसिपल के ऊपर क्या होता है, सारे जो होता है ना स्कूल, उसकी सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है, प्रिंसिपल के ऊपर। फिर प्रिंसिपल के नीचे टीचर्स आते हैं, फिर टीचर्स के नीचे और भी बच्चे आते हैं, बच्चों के नीचे फिर और सारा पूरा स्टाफ होता है। पर पूरे स्टाफ का एक अध्यक्ष कौन होता है, एक टीचर, एक प्रिंसिपल उसका अध्यक्ष। प्रिंसिपल से ऊपर और भी लोग होते हैं, पर कुलपति मतलब उसका अध्यक्ष मैन। ओके, तो कौन थे उसमें, सीलभद्र उसके अध्यक्ष थे। ओके, और क्या था, हिंगसांग की जीवनी। हिंगसांग की जो जीवनी लिखी है, एक अंग्रेज व्यक्ति थे, उसने हिंगसांग की जीवनी लिखी कि हिंगसांग कैसे भारत आया, कहाँ रहा, कितने वर्ष उसने अपना कहाँ कहाँ व्यतीत किए, क्या क्या उसने सीखा, क्या क्या चीजें, उसके बारे में सारा जो जानकारी है वो किस बुक में है, वो है विलियम ने लिखा है। किसने, विली ने लिखा है, इसके बारे में विली ने लिखा है। ओके, एक चीज पुस्तक है। अच्छा, जैसा कि मैं बात कर रहा था, इसने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसमें अपने यात्रा का विवरण उसने लिखा है। तो इसकी कौन सी पुस्तक है जिसमें इसने अपने यात्रा विवरण के बारे में लिखा है कि मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ देखा, ये देखा। तो इसने जो जो देखा, इसके जीवन में जो भी व्यतीत हुआ, यात्रा जब इसने करी, तो ये सारे अपनी इस पुस्तक में इसने लिखा है। तो पुस्तक का नाम क्या है, ये पुस्तक आप लोगों को अपने दिमाग में घुसेड़ देनी है। मतलब
याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये आते ही आती एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। कौन सी पुस्तक है ये? सीयू की पुस्तक के लेखक कौन है? हिंग सांग। किसने लिखी? हिंग सांग ने इसकी पुस्तक लिखी है। कौन है? सीयू की पुस्तक में लिखा है। अब इसमें सीयू की पुस्तक में क्या क्या लिखा है हम जानते हैं, क्या क्या चीज लिखी है। बाकी चीज तो बहुत सारी लिखी है, पर जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हम लोग वो जानेंगे। तो क्या लिखा? व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। इसमें लिखा है व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र उस समय जब वो हर्षवर्धन था, या हर्षवर्धन का शासन काल था, तो हर्षवर्धन के शासन काल में उस समय व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? वो था कन्नौज। और कन्नौज क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि उसके आसपास का जो माहौल था ना, वहां पे नदियां पास में थी और सारे व्यापार अच्छे से हुए जाया करते थे, तो इसलिए कन्नौज सबसे अच्छा महत्वपूर्ण केंद्र था। और क्योंकि उस समय जब महत्वपूर्ण केंद्र था, तो कन्नौज पे ज्यादातर जितने भारत के या भारत से बाहर के जो भी राजा थे उस समय, तो उन सबकी निगाहें ना हर समय कन्नौज के ऊपर रहती थी। कैसे कन्नौज को जीता जाए, जिसका कन्नौज पे कब्जा, उस पर पूरे भारत पे कब्जा होता था। क्योंकि अगर कन्नौज पे कब्जा है ना, कन्नौज पे पूरा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण केंद्र था, यहाँ पे सारी चीजें होती थी, सारी सुविधा अवेलेबल थी। तो जब जहां सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी तो आदमी वहीं पे जाना पसंद करेगा सबसे ज्यादा, जाहिर सी बात है। क्योंकि अगर मानो, अगर अगर आपके पास एक स्कूल है, मान लिया, या आप सॉरी स्कूल छोड़ो, आप कहीं रहते हो, एक जगह ऐसी है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, सुविधा ज्यादातर अवेलेबल नहीं है, छोटा मोटा देखो हॉस्पिटल है या छोटा मोटा कुछ भी क्लिनिक हो गया, और एक जगह ऐसी है जहाँ बहुत अच्छी चीजें हैं। जैसे मान सकते हैं कि एक जगह एरिया एक अच्छा सा, एक बिल्डिंग है, उसके आसपास में बहुत सारी बिल्डिंग है, आप वहां पे रहते हो, तो उसी एरिया से जस्ट 2 किलोमीटर पे मेट्रो स्टेशन है, और आगे जाओगे तो 5-6 किलोमीटर पे बस अड्डा है, और आगे जाओगे उसी एरिया में, फिर और आगे जाओगे तो हवाई अड्डा भी है, और उधर ही 2-3 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी है ना। और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, लोग बाग भी अच्छे हैं, सब आर्मी से संबंधित या सिर्फ बड़े बड़े जो उनके बोल सकते हैं बड़े बड़े कार्य में लोग लगे रहते हैं, बड़े बड़े पोजिशन पे जो लोग हैं वहां पे सब लोग रहते हैं, माहौल अच्छा है बोल सकते हैं कुछ। तो आप कौन से प्रेफर करोगे? जहां माहौल अच्छा है, जहां सब लोग, सारी चीजें अवेलेबल है, जहां जल्दी से आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, या वहां पे रहना पसंद करोगे जहां हॉस्पिटल भी अच्छे नहीं है और ज्यादातर चीजें आपको मिलती, उसके लिए आपको 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? तो आप लोग कौन सी जगह रहना प्रेफर करोगे? जाहिर सी बात है, वो बंदा कोई सा भी होगा वो वहीं पे रहना प्रेफर करेगा जहां उसको सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे यही बात थी, आप भी वहीं जाना पसंद करो जहां सारी चीजें अवेलेबल हो, तो यहाँ पे भी यही बात थी। तो ये तो था, ये तक, जैसे ये भारत है, ये था भारत, तो भारत में यहाँ से था कन्नौज यहाँ पे था, तो यहाँ से लोग आराम से आ जाया करते थे कन्नौज में। ये था बंगाल, पास में बंगाल था इसके, बंगाल, तो बंगाल और कन्नौज ज्यादा दूर नहीं थे, तो सारी चीजें यहाँ पे इनको अवेलेबल हो जाया करती थी। पास में नदी भी थी, तो नर्मदा नदी थी, है ना, तो सारी चीज यहाँ पे, यहाँ से व्यापार भी लोगों का अच्छे खासा हो जाया करता था, नीचे से ही व्यापार हो जाया करता था, तो ज्यादातर चीजें लोगों के लिए बेटर रही। इसलिए हर व्यक्ति, ये दिल्ली भी ऐसे थी, तो दिल्ली पे लोग ना, उस समय दिल्ली पे फोकस नहीं था लोगों का, उस समय फोकस किस पर था? कन्नौज पे। तो कन्नौज महत्वपूर्ण केंद्र था उस समय। ओके, ये बात होगी कन्नौज के बारे में। ओके, अब बात आती है कि दक्षिण में कौन सा था, जो नीचे की तरफ ये एरिया था, दक्षिण में था ये जो बंगाल की साइड वाला एरिया, तो यहाँ पे कौन था? यहाँ पे था कांची, यहाँ पे कांची नामक जगह है, तो यहाँ पे कांची बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र था, यहाँ पे कांची एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो ये जगह भी अच्छी थी, यहाँ पे भी लोग नजर गड़ा रखे थे, पर यहाँ पे ज्यादातर लोग अपनी नजर रखते थे क्योंकि यहाँ पे था कन्नौज। इस जगह पे ज्यादा लोगों का फोकस रहा करता था कि हमें इस पे अपनी, अगर जिसने इस पे हथियार लिया वो ज्यादातर जगह पे शासन करेगा, क्योंकि कन्नौज के हिस्से में बहुत सारी जगह आती थी, ये आ गई, ये हिस्सा, बहुत ज्यादा हिस्सा कन्नौज के हिस्से में था उस समय, जो कन्नौज पे शासक करता था, मतलब हर्षवर्धन उस समय। इस समय की भी बात करें 606 से लेकर 647 के बीच की बात है। अब दक्षिण पे तो चलो कांची का था, कांची महत्वपूर्ण था, और क्या बात थी? हर्ष की जो सेना थी ना, हर्षवर्धन की सेना, इस पुस्तक में लिखा, कौन सी? सीयू की पुस्तक में लिखा, ये विवरण है। तो जो हर्षवर्धन की सेना थी वो क्या थी? चतुर्रंगड़ी सेना। चतुर्रंगड़ी सेना मतलब, चतुर्रंगड़ी सेना का मतलब होता है कि वो सेना ऐसी थी कि उस सेना में सारी चीजें अवेलेबल थी, जैसे हाथी भी, घोड़े भी, और अच्छे अच्छे लड़ने वाले लड़ाकू जो व्यक्ति होते थे, इनका सेना, लड़ाकू सेना थी, उनमें सब लोग मतलब हेल्दी थे, और मतलब ये बोल सकते हैं एक तरीके से संपूर्ण थी वो अपने आप में, चारों तरफ से अगर बोला जाए, चारों दिशाओं में परफेक्ट थी, तो उसमें कोई कमी नहीं थी, तो उसकी सेना को अच्छा सेना बोला गया, चतुर्रंगड़ी सेना। ओके,
पर सेना कितनी परफेक्ट हो, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। तो ये गलती आगे जाके हम लोग जानेंगे क्या गलती हुई है। चतुर्रंगनी सेना थी इसके पास, इसकी सेना बताई गई चतुर्रंगनी सेना थी उसके। इस पुस्तक में हर्ष का नाम शिला आदित्य बताया गया है। इस जो पुस्तक है इसमें हर्षवर्धन का नाम क्या बोला गया है कि हर्ष का नाम शिला आदित्य भी बताया गया है कि इनको लोग शिला आदित्य नाम से भी बुलाया करते थे। किसको? हर्षवर्धन को शिला आदित्य नाम से भी बुलाया करते थे। अश्व सेना का सेनापति, वहां पे जो उनके पास अश्व सेना कौन सी, जो घोड़े जिसके पास होते हैं, घोड़े हाथी ये सब सेना थी ना। तो इसमें किसका, इसमें इसका सेनापति कौन था? इसका सेनापति था कुंतल। कौन था? कुंतल। इस अश्व सेना का सेनापति कौन था? कुंतल। आइए अब जानते हैं हर्षवर्धन के कार्यों के बारे में कि हर्षवर्धन ने क्या क्या कार्य किए और क्या क्या उसमें रहा है, उसके क्या क्या उपलब्धियां रही है कार्यों के बीच में। तो कार्य उसके क्या क्या रहे हैं, उसके जो दो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो ज्यादातर हम लोग जानेंगे कि इसके दो महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से रहे हैं। जैसे कि इसने क्या किया, पहला महामोच परिषद का आयोजन करवाया। किसने? महामोच परिषद का आयोजन करवाया। ये महामोच परिषद होता क्या है कि भैया ये तो बता दिए महामोच परिषद है, मतलब है क्या महामोच परिषद? तो भाई साहब महामोच परिषद वो था जिसमें जो ये आयोजन करवाता, तो क्या करवाता था कि राजा जो था हर्षवर्धन वो एक सभा आयोजित करवाता था। तो वो सभा जब आयोजित करवाता था तो वहां पे ये जितना पूरे जो इसका राज्य था ना, जितने भी राज्य का जितना भी आय आता था ना इसके पास, अपनी आय का आधे से ज्यादा हिस्सा वो अपनी प्रजा में वितरित कर दिया करता था। और बोल सकते पूरी तरीके से ज्यादातर हिस्सा अपना वितरित कर दिया करता था। और हर साल ऐसे ही करता था वो कि हर साल जितना भी आया उसका जितना उसको जरूरत उतना रख लिया, बाकी अपनी प्रजा में वितरित कर दिया। कर के टैक्स में जो भी आता था ज्यादा हिस्सा वो अपने आय वह अपनी जनता में या अपनी प्रजा में वितरित कर दिया करता था। ओके, इसके लिए इसने महामोच परिषद का निर्माण करवाया। इसने दो सम्मेलन आयोजन करवाए। कहाँ कहाँ पर? एक तो सम्मेलन करवाया, दो महामोच सम्मेलन करवाए। पहला प्रयागराज, दूसरा कन्नौज। दो जगह पे करवाया, एक प्रयागराज दो और एक कन्नौज में। इसने ये महामोच सम्मेलन का आयोजन करवाया था। ओके, और क्या उपलब्धि है इसकी? दूसरा कुंभ मेले की शुरुआत। जो हर्षवर्धन था इसने क्या करवाया? इसने कुंभ मेले की शुरुआत करवाई। अब बहुत से लोग कहते हैं कुंभ मेले की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो शुरुआत तो हुई थी बोलते समुद्र मंथन से, है ना। शुरुआत तो समुद्र मंथन से हुई है, वो तो कुंभ था उस समय। तो मेले की शुरुआत किसने करवाई? वो कुंभ मेले की शुरुआत इसने हर्षवर्धन ने करवाई है। समुद्र मंथन की कहानी कभी मैं आपको बताऊंगा, जब कोई टॉपिक आएगा समुद्र मंथन से तो उसके बारे में पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा कि समुद्र मंथन क्या था। तो ये जो कुंभ मेले हैं ये पूरे भारत में सिर्फ 4 जगह आयोजित किए जाते हैं। और 4 जगह कौन कौन से 4 जगह कहाँ पे आयोजित किए जाते हैं? पहला प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा नासिक और चौथा उज्जैन। ओके, ये 3-4 जगह आयोजित किया जाता है। 4 जगह प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। हरिद्वार कहाँ पे है? उत्तराखंड में। प्रयागराज कहाँ पे? यूपी में है। नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और उज्जैन कहाँ पे? वो एमपी में है। कहाँ पे? उज्जैन एमपी में। ज्यादातर इस बार भीड़, इस बार जो ये आयोजन होते हैं ना, जब महाकुंभ या कुंभ या अर्धकुंभ का जब आयोजन होता है तो उस समय भाई साहब इतनी भीड़ लगती है ना कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती, ढंग से जगह नहीं मिलती पैर रखने तक की। इस समय ये आयोजन किस लिए किया जाता है? इस शिव जी के जो भक्तगण होते हैं ना उनको बोल सकते हैं, उनके लिए ये आयोजन किया जाता है। बाकी और भी चीजें हैं वो आपको कभी फुर्सत में होगा तो बताऊंगा आप लोगों को क्या क्या कैसे था। ओके, तो आप लोगों ने शायद एक बार न्यूज भी सुनी होगी, खबरों में थी कि एक बार जब आयोजन हुआ इस समय, शायद पिछले साल से बात है, कुछ साल पहले, तो जब आयोजन हुआ था महाकुंभ का, तो जब सैटेलाइट से जो इमेज ली गई ना, उस समय सोच सकते हो कि सैटेलाइट से इसकी इमेज ली जा सकती थी, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी ना उस समय, तो सैटेलाइट से ही वो इमेज आ सकी महाकुंभ की। अब देखो, तो ये फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट नहीं हो सकती, इसको है रियलिटी है कि यहाँ पे होता ही इतना, हर समय ज्यादा भीड़ होती है। कभी आप गए हो गए, एक बार बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन महाकुंभ में गया है और कौन से महाकुंभ में गया, कौन सी जगह गया है। क्या वो प्रयागराज में गया है, क्या वो उज्जैन में गया है, क्या वो नासिक में गया है, या फिर वो हरिद्वार में गया है? तो आप लोग बताइए कहाँ पे आप लोग गए हैं। ये बात होगी इसकी। ओके, कहाँ पे आयोजित होते हैं बता दिया। पूरे भारत में सिर्फ 4 जगह आयोजित होते हैं। आप लोगों को याद रखना है कि महाकुंभ पूरे भारत में कहाँ पे आयोजित होते हैं? सिर्फ 4 जगह आयोजित होते हैं। या आ जाए कि महाकुंभ का आयोजन किसने करवाया, तो महाकुंभ का आयोजन करवाया हर्षवर्धन ने। ओके, हर्षवर्धन ने महाकुंभ का आयोजन करवाया। और क्या हर्षवर्धन ने करवाया?
हर्षवर्धन ने महामोर्च परिषद का आयोजन भी करवाया था। ओके, इसमें 2 महासम्मेलन हुए थे। कौन कौन से महासम्मेलन? 2 महासम्मेलन। कहां पे हुए? एक प्रयागराज, दूसरा कन्नौज में। ओके, ये कन्नौज इसकी राजधानी थी, गढ़ था, तो वहीं पे हो जाएगा। ओके, अब आते हैं कि महाकुंभ होते कैसे कैसे। महाकुंभ 3 प्रकार के बोले गए हैं। एक तो अर्ध महाकुंभ, एक कुंभ और एक बोलते हैं महाकुंभ, कुंभ और अर्ध कुंभ। ओके, तो ये कितने कितने सालों के अंतर में होते हैं। तो जो अर्ध कुंभ होता है ना, अर्ध कुंभ होता है 6 साल के बाद। जैसे आज, जैसे मान लो इस साल हो गया, तो आज से 6 साल बाद होगा, है ना। तो ऐसे ऐसे 2023 में हुआ, तो आज से 6 साल बाद 2029 में महाकुंभ होगा, अर्ध महाकुंभ। ओके, और महाकुंभ कितना? महाकुंभ होता है 12 साल में, हर 12 साल में महाकुंभ होता है, हर 12 साल में महाकुंभ आयोजित किया जाता है। ओके, तो ऐड कर लीजिए आज से 12 साल में कितना होगा, जब भी हुआ होगा। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ। और महाकुंभ होता है हर 24 साल में, मतलब 6 अंतर है इनका, 6 12 24। ओके, 6 12 24, 6 का पड़ा 3 बार, ये अंतर। तो महाकुंभ होता है 12-24 ईयर्स में, हर 24 साल में महाकुंभ आयोजित किया जाता है। इन चारों ही जगह आयोजित किया जाता है। ओके, कोई एक स्थान नहीं, चारों ही जगह आयोजित किए जाते हैं महाकुंभ। ओके, तो अब आता थी और जानते हैं हर्षवर्धन जब अंत में, उसके अंत में ना, जब उसका अंत होने वाला, मतलब हर्षवर्धन जब अपने बोल सकते मृत्यु की ओर पहुंचने वाला था, तो उसने उस समय अंत में अपना एक धर्म को अपनाया, वो था बौद्ध धर्म। क्योंकि बौद्ध धर्म को ज्यादा मानता था, तो इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया उस समय। तो ये बौद्ध धर्म का भी अनुयायी रहा है। हर्ष के पुत्र हुए, क्योंकि इस समय ये पुत्र इसके इतने ज्यादा आगे चलेंगे, क्योंकि एक पुत्र जो थे ये कमजोर थे, किसी ने ज्यादा इसको शासन कर नहीं पाया, तो ये सारे जो इसके पुत्र है वो थोड़े थोड़े करके खत्म होते जाएंगे। फिर उसके बाद शासक आया दूसरा। तो हम आगे जानेंगे कन्नौज के बारे में। फिर तो इसके पुत्रों के बारे में जान ले, कौन कौन इसके पुत्र, बस इतने पुत्र के बारे में जानना है, और इनके बारे में कुछ ज्यादा जानने के है नहीं। ओके, इसके पुत्र थे, इसके 2 पुत्र थे, एक पुत्री थी। पहले जानते पुत्री के बारे में। इनके लड़कों का नाम क्या था? एक का नाम था भाग्यवर्धन, फिर एक का नाम था कल्याणवर्धन। क्या? भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन। ओके, इनकी बेटी थी जिसका नाम था क्या? ध्रुवसेन सेकंड। ध्रुवसेन सेकंड, क्या नाम था? ध्रुवसेन सेकंड। इनकी पुत्री का नाम। एक चीज बताना भूल गया था मैं आपको, जो मैं हिंसांग पढ़ा था, हिंसांग के अंदर, हिंसांग की जो पुस्तक थी सीयूकी में क्या लिखा था? सीयूकी में एक भंडी होता ना, भंडी एक नाम दिया गया। भंडी किसको बोला जाता है उस समय? भंडी जो प्रधान सचिव होता था ना, तो उसको भंडी नाम से वो संबोधित किया जाता था। किसको? प्रधान सचिव को भंडी नाम से संबोधित किया जाता था। ये था, बोल सकते हैं कि कन्नौज के बारे में, या फिर बोल सकते हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो ये पुष्यभूति वंश के बारे में सारी जानकारी थी। पुष्यभूति वंश यहाँ पे समाप्त होता है और ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। तो अब हम टॉपिक करेंगे आगे, जो भी टॉपिक है कन्नौज के बारे में, कन्नौज पे किसका शासन रहा, बाकी जो भी होगा अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में जानेंगे, क्या था कन्नौज, कैसा था कन्नौज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों पर जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपको पता है कि मैं पूरी वीडियो में लाइक शेयर नहीं बोलता हूँ, इसीलिए नहीं बोलता क्योंकि आप लोग अपने हिसाब से कर दो लाइक शेयर, तो इसलिए। तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।